हेलो एवरीवन, दृष्टि के नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ज्योग्राफी के एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट टॉक। अब ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक क्या है, जिसके बारे में हमने हमारी पिछली वीडियोस में विस्तार से चर्चा की है कि ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक हमारे भूगोल के पाठ्यक्रम पर, नेट जेआरएफ के भूगोल के पाठ्यक्रम में जो इकाई है, इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक जो हमारा पाठ्यक्रम दिया हुआ है, उस पूरे पाठ्यक्रम में वे कौन से टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमारी परीक्षा के लिहाज से, जिनके कंसेप्ट के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है, उसे लेकर ये सीरीज हमारी बनी हुई है। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने कई खास टॉपिक पर चर्चा की है इकाई 1 से लेकर। आज की जो मुख्य टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, वह इकाई 8 से जुड़े हुए एक खास टॉपिक से संबंधित है। इकाई 8 यानी यूनिट 8, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल थॉट, जिसे हम हिंदी में भौगोलिक चिंतन के नाम से जानते हैं। भौगोलिक चिंतन। ठीक है, तो भौगोलिक चिंतन पूरा हमारा एक यूनिट है, इकाई 8 है। इसमें हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि भौगोलिक चिंतन कैसे विस्तारित हुआ, भूगोल का विकास कैसे हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे सबसे पहले यहाँ पर ग्रीक फिलॉसफी जो है उसी के साथ साथ भूगोल का भी आगे विस्तार होता गया, कैसे यूनानियों ने सर्वप्रथम चर्चा की भूगोल के संदर्भ में। इसके बाद चर्चा करेंगे हम रोमन साम्राज्य के आसपास या रोमन कौन कौन से भूगोल वेदता रहे हैं। फिर हम चर्चा करेंगे, क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे, अंधकार युग के बारे में चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे चीनी, कौन कौन से चीनी जो भूगोल वेदता रहे, उन्होंने भौगोलिक चिंतन में अपना सहयोग दिया है। भारत के प्रमुख भूगोल वेदताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा पूरे विश्व भर में वे कौन से भूगोल वेदता रहे हैं जिन्होंने भौगोलिक चिंतन में अपना सहयोग दिया है, हम उन्हें यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ना प्रसिद्ध दार्शनिक है, ना केवल प्रसिद्ध दार्शनिक है, बल्कि वे एक प्रकांड विद्वान माने जाते हैं भौतिक भूगोल के। उन्होंने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में कई पुस्तकों का भी प्रकाशन किया। ध्यान रखिए, कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं जो वर्ष 1801 से 1804 के बीच प्रकाशित हुई, और ये वर्ष हैं जब इमैनुअल कांट बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे भूगोल के क्षेत्र में, इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो ध्यान रखिए, इमैनुअल कांट की जब हम बात करते हैं तो वे केवल एक दार्शनिक नहीं है, उन्होंने भूगोल के क्षेत्र में भी कई अविस्मरणीय कार्य किए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह मुख्य रूप से केंद्रित है किस पर, ध्यान रखिएगा, इमैनुअल कांट के भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान है। लेकिन भौगोलिक चिंतन के लिहाज से इमैनुअल कांट ने क्या प्रमुख कार्य किए हैं, उनकी पुस्तकें क्या रही हैं, कौन कौन से उनके कथन हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमारी परीक्षा के लिहाज से, आज हम उन्हें यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। सबसे पहली बात, जब हमने हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की थी तो हमने उसमें विस्तार से चर्चा की थी कि कैसे प्रश्न फ्रेम किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर में नेट जेआरएफ ने जो भौगोलिक चिंतन है उससे किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा है। उसने पूछा है, देखिए, पुस्तकों का नाम लिख लिया है कि कौन सी ये पुस्तकों का नाम है, बताइए कि किस वैज्ञानिक का है, किस भूगोल वेदता का है। ऐसे प्रश्न को भी फ्रेम किया गया है कि आपके सामने एक कथन लिखा हुआ है, आपको बताना है कि किस भूगोल वेदता का कथन है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप जब भी किसी भी वैज्ञानिक या भूगोल वेदता के बारे में पढ़ते हैं तो आप उसकी सभी कथनों को, उसके जन्म स्थान से लेकर उसने कौन कौन सी पुस्तकें किन किन विषयों के बारे में लिखी हैं, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही एक और सीख मिलती है कि जब भी हम पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं तो यदि कोई पुस्तक कई खंडों में, कई भागों में लिखी गई है तो ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि यह भी पूछ लिया जाए कि कितने खंडों में यह लिखी गई है, क्योंकि स्ट्रैबो जो कि एक रोमन भूगोल वेदता है, उनके बारे में यह सवाल प्रीवियस ईयर में पूछी गई है या पूछा गया है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इमैनुअल कांट के भौगोलिक चिंतन में योगदान को देखते हैं। देखिए, जब भी हम इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे भौगोलिक क्षेत्र में या ज्योग्राफिकल थॉट के अंतर्गत, तो हर एक जो भूगोल वेदता है वे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि किसी के भी बारे में यहाँ पर प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है। तो ध्यान रखें, कोशिश तो की जाएगी कि आपको उसके बारे में डिटेल से सारी बातें बताई जाएं,
लेकिन आप अपने स्तर पर भी प्रयास करिएगा कि आप इसके बारे में अन्य चीज़ों को भी पढ़ लें। हालांकि यहाँ पर पूरी कोशिश है कि इमैनुअल कांट के बारे में भूगोल के लिहाज से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दी जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम इमैनुअल कांट की। हम सभी जानते हैं कि वे एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हैं, लेकिन वे केवल एक जर्मन दार्शनिक ही नहीं हैं, वे एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता भी हैं। उन्होंने भूगोल के क्षेत्र में कई पुस्तकों का लेखांकन यहाँ पर किया, उन्होंने पुस्तकें खुद भी लिखी हैं। ठीक है, बाद में वे प्रकाशित हुई और उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1724 में हुआ है, 22 अप्रैल 1724। रशिया के आसपास एक शहर है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। तत्कालीन उस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं जो कि रशिया में है, रूस में है। अब बात करें कि इमैनुअल कांट की रुचि किन किन क्षेत्रों में है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर दार्शनिक रहा है तो अब भूगोल के लिहाज से कार्य करेगा, तो भूगोल में भी कौन सा सेगमेंट है जो जिनके बारे में उन्होंने चर्चा की है, जिनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया है। तो ध्यान रखिए, भूगोल में उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और भौतिक विज्ञान, लेकिन भूगोल के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण है, ये चीजें महत्वपूर्ण हैं, तो उन्होंने इसके बारे में इनकी ये प्रकांड विद्वान रहे हैं। खास तौर पर जो उनका प्रसिद्ध सेगमेंट है वह है भौतिक भूगोल, यानी इन्होंने भौतिक भूगोल को सबसे फेवरेट सब्जेक्ट या कहें फेवरेट सेगमेंट के अंतर्गत रखा था। इन्होंने भौतिक भूगोल में विस्तार से चर्चा की। भौतिक भूगोल में इन्होंने आर्थिक, व्यावसायिक, राजनीतिक सभी पहलुओं को शामिल किया और इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। भौतिक भूगोल के अंतर्गत इन्होंने यानी कांट और हम्बोल्ट दोनों ने ही माना कि केवल भूगोल के बारे में ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, हमें प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ मानव का इसके साथ क्या संबंध है इसके बारे में भी अध्ययन करना चाहिए। यानी इन्होंने अपने अध्ययन में मानव को भी शामिल किया। मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच जो क्रियाएं होती हैं, इन अंतर क्रियाओं के माध्यम से भूगोल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे भी इन्होंने अपने अध्ययन के अंतर्गत शामिल किया। यानी ये मानते हैं कि भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं तो मानव भी भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत एक प्रमुख अंग के रूप में शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भौतिक भूगोल और आप कह सकते हैं इनका एक प्रसिद्ध सेगमेंट रहा है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने विद्वता हासिल की है। ठीक है, यानी ये प्रमुख सेगमेंट थे जिनके बारे में इन्होंने चर्चा की और इन्हें भूगोल के अंतर्गत रखकर इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया और अध्ययन के विभिन्न पहलुओं को अपनी पुस्तकों में शामिल किया। अब बात करें इमैनुअल कांट के बारे में ही कि इमैनुअल कांट के कौन से प्रसिद्ध कथन को पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि हमने अभी चर्चा की ना कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अपने कथन दे देते हैं और उनके कथन के आधार पर भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न फ्रेम किया गया है। हमने हमारे प्रीवियस ईयर वाली वीडियोज में चर्चा की है डिटेल से। तो जब हम इमैनुअल कांट की बात करते हैं कि कांट के किस कथन को पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा है कि प्रकृति के बारे में प्राप्त ज्ञान को हम किसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। यानी ये इनका कथन है। इनका कथन क्या है कि प्रकृति से संबंधित या प्रकृति से प्राप्त ज्ञान को प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत रखा जाना चाहिए और प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये इनका प्रसिद्ध कथन है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए या ऐसे सवाल बनाया जा सकता है या प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकृति के बारे में प्राप्त ज्ञान को प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यह कथन किसका है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे प्रश्न फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, तो ये इनका प्रसिद्ध कथन है, आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने खगोल विज्ञान, भूकंप, इनके जो प्रसिद्ध ये सेगमेंट रहे हैं जिनके बारे में इन्होंने चर्चा की है और इनकी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं। तो यदि हम बात करें कि इन्होंने इन सेगमेंट के बारे में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, तो सबसे पहले हमें चर्चा करनी चाहिए इनके प्रसिद्ध सेगमेंट के बारे में, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है खगोल विज्ञान से। ठीक है, तो खगोल विज्ञान के संदर्भ में या खगोल विज्ञान से जुड़ी हुई
जब पुस्तकों की बात आती है, क्योंकि हमने अभी चर्चा की कि इन्होंने बुक्स के बारे में भी सवाल पूछा गया है, फ्रेम किया गया है नेट जेआरएफ की परीक्षा में, तो इनकी पुस्तक भी तो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो खगोल विज्ञान से जुड़ी हुई 1755 में इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तकों का प्रकाशन किया है जिनके बारे में चर्चा हुई थी। ध्यान रखिए, पहली है यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री। ये क्या है? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ध्यान रखिएगा 1755 के आसपास इसका प्रकाशन हुआ था। 55 ही इसका ईयर है। यदि ईयर भी पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा कि क्या है। यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री। और खगोल विज्ञान के चिंतन से ही संबंधित इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ हेवन। यह भी 1755 के आसपास ही क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। 55 ही इसका भी ईयर आपको मिलेगा, कहीं भी आप सर्च करेंगे तो। थ्योरी ऑफ हेवन, तो ध्यान रखिएगा यह भी इनकी पुस्तक है। ये दोनों पुस्तकें हैं जो किससे जुड़ी हुई हैं? ध्यान रखें, खगोल विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। तो खगोल विज्ञान हमने देख लिया, एक सेगमेंट था जिसके बारे में उन्होंने पुस्तकें लिखी थी। दोनों पुस्तकों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ आपको ईयर भी याद रखना है कि किस ईयर में ये दोनों पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिए 1755 के आसपास इन्होंने इसके बारे में लिखा था और खगोल विज्ञान के चिंतन से संबंधित ये पुस्तकें थी जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक और सेगमेंट है इनका, ध्यान रखें, एक सेगमेंट है इनका भूकंप से जुड़ा हुआ। तो भूकंप की ये जो गति है और भूगोल के लिहाज से भूकंप कितना इंपॉर्टेंट है, इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, इनके बारे में डिटेल से चर्चा की है इन्होंने भूकंप से जुड़ी हुई पुस्तकों में। जिन पुस्तकों का नाम इन्होंने बताया है क्रिटिक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ठीक है। ये इनकी पुस्तक है जो किससे जुड़ी हुई है? ध्यान रखिएगा भूकंप से जुड़ी हुई है, जिनके बारे में उन्होंने चर्चा की है भूकंप से संबंधित। और यदि ईयर के बारे में पूछा जाता है कि यह किस ईयर में प्रकाशित हुई, तो ध्यान रखिएगा यह 81 में प्रकाशित हुई थी। 1781 में इसे इन्होंने लिखा था, जिसके बारे में जिसपे इन्होंने भूकंप के बारे में चर्चा की थी। एक और पुस्तक ही इससे मिलती जुलती है, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ठीक है। यह वर्ष 1790 में उन्होंने लिखी थी। तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये दोनों किससे जुड़ी हुई हैं? भूकंप विषय से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें भूगोल को लेकर इनका रवैया क्या था, इनका दृष्टिकोण क्या था, तो इनके दृष्टिकोण की यदि हम बात करते हैं तो ये मानते हैं कि जो प्रकृति है, क्योंकि इन्होंने भूगोल को किसके अंतर्गत रखा था? प्रकृति के अंतर्गत रखा था। तो ये मानते हैं कि यानी प्रकृति को लेकर इनका दृष्टिकोण यह है कि प्रकृति एक भौतिक नहीं बल्कि क्या है? वस्तुनिष्ठ विषय है। वस्तुनिष्ठ यानी जिसके बारे में कोई भी यदि अध्ययन करता है, किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर। तो ये अनुभव के आधार पर अध्ययन को ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि इन्होंने ज्ञान के लिए दो ही चीजें स्वीकार की हैं। एक तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तर्क के माध्यम से, दूसरा अनुभव के माध्यम से या प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से। तो इन्होंने प्रकृति को माना कि यह एक वस्तुनिष्ठ विषय है, आप इसका अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रकृति वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन का विषय है। इनका दृष्टिकोण यही है प्रकृति को लेकर, भूगोल को लेकर, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने यही कहा कि यह व्यक्तिनिष्ठता से परे है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या? हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम बात करें ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल को जितने भी व्यक्ति देखेंगे वो यही कहेंगे कि ताजमहल सुंदर है। तो यानी यह उसको लेकर एक राय बन गई है। जबकि जब व्यक्ति की बात करते हैं या व्यक्तिनिष्ठता की बात करते हैं, तो यह व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किसी चीज को लेकर क्या सोच रहा है, ठीक है। और जहां पर सार्वभौमिक मान्यता मिल जाए वहां पर हम कह सकते हैं कि क्या है, ये एक तथ्य या एक तर्क है। इसी के आधार पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इमैनुअल कांट ने क्या कहा कि प्रकृति भौतिक नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ तरीके से इसके अध्ययन की जरूरत है, हमें इसकी व्यक्तिपरकता से परे होकर इसका अध्ययन करना चाहिए। और इसी के आधार पर इन्होंने सबसे ज्यादा जो बल दिया वो बल दिया कि हमें भूगोल को अध्ययन के लिए या भूगोल के अध्ययन को लेकर जो उनका दृष्टिकोण था वह यही था। उन्होंने कहा कि
तर्क के आधार पर और खासकर अपने अनुभव के आधार पर इसका अध्ययन करना चाहिए कि कोई व्यक्ति क्या अनुभव करता है भूगोल को लेकर, इसी के आधार पर इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो भूगोल को लेकर उनकी क्या मान्यता है, भूगोल को लेकर उनके दृष्टिकोण है कि यह क्या है, एक आधुनिक ज्ञान से संबंधित विषय, जुड़ा हुआ विषय है और यह अनुभव पर आधारित होना चाहिए, यानी यह अनुभव आधारित ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने भूगोल को लेकर प्रमुख यही बातें कही हैं। भूगोल के लिहाज से आपको ये चीजें जाननी जरूरी भी है। उन्होंने मुख्यतः किस चीजों पर बल दिया है, ध्यान रखिएगा, आनुभाविक घटनाओं के तार्किक अध्ययन पर बल दिया है। जो हमारे अनुभव है, अनुभविक या अनुभाविक घटनाओं के तार्किक अध्ययन पर बल दिया है। ठीक है, और ध्यान रखें तार्किक अध्ययन के साथ साथ ये क्या कहते हैं कि जब हम भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें इसका प्राकृतिक वर्गीकरण भी करना आना चाहिए कि आखिर प्राकृतिक वर्गीकरण करके भी हम इसे पढ़ सकें। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने, एक तो तार्किक अध्ययन, दूसरा प्राकृतिक वर्गीकरण करके हम भूगोल को पढ़ सकते हैं। तार्किक अध्ययन की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा तार्किक अध्ययन का मतलब क्या। तार्किक अध्ययन में इन्होंने कहा कि जब हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं या जब हम प्राणी विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो प्राणी विज्ञान का मतलब कि हम इसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में चर्चा करेंगे, इसके अध्ययन को ध्यान देंगे, इन्हीं के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यह भी चर्चा की प्राणी विज्ञान में मानव और पशुओं के बारे में चर्चा की जाएगी, खासकर पशुओं के बारे में। ठीक है, इनके अध्ययन से जुड़ा हुआ है यह। फिर जब हम बात करते हैं भूगर्भ शास्त्र की या भूगर्भ विज्ञान की, तो इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा चट्टानों के बारे में चर्चा की जाती है, इससे जुड़े हुए अध्ययनों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि जब हम बात करेंगे वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पौधों के से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया कि कैसे इसे तार्किक अध्ययन के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा इमैनुअल कांट वह प्रसिद्ध या प्रथम वैज्ञानिक था या प्रथम भूगोलवेत्ता था जिसने भूगोल को धर्मपरक अध्ययन से हटाकर इसके वैज्ञानिक अध्ययन की बात कही थी। ठीक है, जबकि उससे पहले तक धर्म के आधार पर इनके अध्ययन की बात चल रही थी। तो ये प्रसिद्ध उस क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिकों के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये तो हमने बात की किसके बारे में कि आखिर तर्कों के आधार पर ये कैसे वर्गीकरण की बात करते हैं। यदि हम बात करें प्राकृतिक आधार पर ये कैसे वर्गीकरण की बात करते हैं, तो जब ये प्राकृतिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो प्राकृतिक वर्गीकरण में इन्होंने कहा, खास तौर पर इन्होंने क्या कहा कि देखिए जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो भूगोल को इतिहास से अलग करके अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हम किसी भी चीज का अध्ययन कर रहे हैं, किसी खास क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका इतिहास क्या रहा है। यानी उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र या किसी भी भूगोल के अध्ययन के लिए, किसी भी स्थान के भूगोल के अध्ययन के लिए जरूरी है कि आपको उसके इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए। यानी इन्होंने इतिहास और भूगोल के बीच में संबंध स्थापित करा था। तो इन्होंने इतिहास और भूगोल के अध्ययन पर क्या किया, फोकस किया, इसको इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। यानी इन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण को क्या माना कि यह इतिहास और भूगोल दोनों के अध्ययन को समाहित करता है। किसी भी क्षेत्र की प्रकृति की जब हम वर्णन करेंगे, इसके प्राकृतिक क्षेत्र की वर्णन करेंगे, तो जरूरी है कि हमें उसके इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, हमें उसके इतिहास के बारे में मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास घटनाओं का समयबद्ध अध्ययन है। ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, इतिहास के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा कि इतिहास घटनाओं का समयबद्ध अध्ययन है। समय के आधार पर ही तो हम एक पूरी क्रोनोलॉजी तैयार करते हैं कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये, इसे हम हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि इतिहास घटनाओं का क्या है, समयबद्ध अध्ययन है। लेकिन जब वो भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि भूगोल घटनाओं का अध्ययन स्थानानुसार किया जाता है। तो यहाँ घटनाओं का अध्ययन
का अध्ययन स्थानानुसार किया जाता है, कि स्थान के आधार पर कैसे क्या स्थिति वहां मौजूद है। तो इस तरह इमैनुअल कांट ने जब प्राकृतिक वर्गीकरण की बात की तो उन्होंने भूगोल और इतिहास को कैसे कहा कि ये साथ में अध्ययन करने वाले विषय हैं और इस तरीके से ही इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, इसी आधार पर इन्होंने यह भी कहा था कि इतिहास एक वर्णनीय विषय है और भूगोल को इन्होंने कहा था कि यह एक विवरणीय विषय है, यानी इसका विवरण किया जाना चाहिए, इसका वर्णन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात की इमैनुअल कांट के संदर्भ में है कि आखिर कांट इस क्षेत्र में और क्या क्या चीजें स्वीकार करते हैं, किन किन चीजों को ये मानते हैं। इमैनुअल कांट के बारे में और ध्यान रखिएगा, सबसे खास बात यह है कि इन्होंने जो प्रकृति है हमारी और पृथ्वी है, इसके अध्ययन के लिए भी कई तरीकों की बात कही है। जैसे जब हम पृथ्वी के अध्ययन की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि पृथ्वी के अध्ययन को 5 तरीकों से किया जा सकता है, यानी पृथ्वी का 5 तरीकों से अध्ययन किया जा सकता है। इनके बारे में एक खास बात और ध्यान रखिएगा कि इन्होंने हर क्षेत्र में जाकर या खास भौगोलिक क्षेत्र में जाकर चीजों को नहीं देखा, ऑब्जर्व नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे तथ्य हैं जिन्होंने उन्होंने ठीक से पढ़ा, यानी इनके बारे में जो फेमस बात यह है कि एक आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता है, दार्शनिक आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता, ये इनके लिए प्रसिद्ध कथन है, ध्यान रखिएगा। जो कि हो सकता है कि प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता है, तो उसमें आपको ऑप्शन में इमैनुअल कांट भी हो सकते हैं। तो जब इन्होंने प्रकृति के 5 तरीकों के अध्ययन की बात की तो उन्होंने कहा कि प्रकृति को अलग अलग तरीकों से अध्ययन किया जा सकता है। जैसे प्रकृति के या माफ कीजिएगा पृथ्वी के 5 तरीकों से अलग अलग तरीके से इसका अध्ययन किया जा सकता है। जैसे पृथ्वी के अध्ययन में हम गणितीय स्वरूप को स्वीकार करें, यानी पृथ्वी का गणितीय तरीके से अध्ययन, ये कैसे होगा? ये होगा कि हम पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में बात करें, हम पृथ्वी की व्यास के बारे में बात करें, हम पृथ्वी के आकार के बारे में बात करें, हम पृथ्वी की परिधि के बारे में बात करें, इसके ग्रहों की गति के बारे में बात करें। तब इस प्रकार का जब हम अध्ययन करते हैं तो यह कहलाता है पृथ्वी का गणितीय अध्ययन। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि हम पृथ्वी का नीतिपरक तरीके से भी अध्ययन कर सकते हैं, जिसे हम नीतिपरक भूगोल के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, पृथ्वी का नीतिपरक अध्ययन भी किया जा सकता है या नीतिपरक भूगोल के तरीके से भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। जिसमें क्या मुख्यतः क्या होगा, ध्यान रखिए, जब हम नीतिपरक भूगोल की बात करते हैं कि नीतिपरक भूगोल के अंतर्गत हम कैसे इसका अध्ययन कर सकते हैं, तो इसमें मुख्यतः जो हम जिस भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे उसके रीति रिवाजों, उनकी क्या प्रथाएं हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं, इनका अध्ययन हम करते हैं किसके अंतर्गत, नीतिपरक भूगोल के अंतर्गत। इसके अलावा इन्होंने इसके बारे में चर्चा की कि हम पृथ्वी के अध्ययन को राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत भी इसका अध्ययन हम कर सकते हैं पृथ्वी का। तो राजनीतिक, अब देखिए हमने चर्चा की गणितीय, हमने चर्चा की नीतिपरक, राजनीतिक भूगोल की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक भूगोल यानी कौन से सेगमेंट या कौन सी चीजें इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगी, इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे प्रकृति और मानव के बीच जो अंतरक्रियाएं हैं, प्रकृति और मानव के बीच जो संबंध हैं, इन्हीं के अध्ययन को हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रकृति और मानव के बीच जो अंतर संबंध स्थापित होंगे उनके कोई ना कोई परिणाम तो निकलेंगे ही। उन्हीं परिणामों के बारे में जब अध्ययन किया जाएगा तो उसे राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके अलावा इन्होंने एक और हिस्सा बताया जिसमें व्यापारिक भूगोल की बात की। अब व्यापारिक भूगोल यानी हम बात करें कि कुछ देशों में देखिए जब प्रोडक्शन होता है तो कुछ देशों में आधिक्य भी हो जाता है और कुछ देशों में कमी भी हो जाती है। किसकी? खाद्यान्न की, किसी भी वस्तु की जब प्रोडक्शन की बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं, किसी सामान के उत्पादन की बात करते हैं या किसी भी सेगमेंट में, किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि भूगोल में कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो कुछ देशों में उत्पादन अधिक हो जाएगा, कुछ देशों में उत्पादन की कमी। तो जब इनके अध्ययन के बारे में चर्चा की जाती है तो इसे हम व्यापारिक भूगोल के अंतर्गत रखते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी व्यापारिक भूगोल के अंतर्गत आप क्या चर्चा करते हैं कि किसी भी देश में उत्पादन के आधिक्य के बारे में और किसी भी देश में उत्पादन में होने वाली जो कमी है इससे जुड़ा हुआ जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, यानी कमी और आधिक्य के बाद जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जन्म लेता है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसका अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल किया जाता
है। एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, ध्यान रखिए, जिसे कहा जाता है इसी के अंतर्गत, यानी पृथ्वी के 5 प्रकारों के अध्ययन के अंतर्गत ही है ईश्वर परक, ईश्वर परक भूगोल, या कह सकते हैं ईश्वर परक पृथ्वी का अध्ययन। अब यह क्या है? जब ईश्वर परक हम भूगोल की बात करते हैं या ईश्वर परक पृथ्वी के अध्ययन की बात करते हैं, तो हमने अभी चर्चा की सारे प्रकार, नीति परक हमने चर्चा की, हमने गणित के संदर्भ में चर्चा की, हमने चर्चा की व्यापार के संदर्भ में, हमने चर्चा की राजनीतिक भूगोल के संदर्भ में। तो जब हम बात करते हैं ईश्वर परक भूगोल, ठीक है, तो ईश्वर परक भूगोल, ध्यान रखिएगा, यह विभिन्न वातावरणों में, यानी हम बहुत सारे देश हैं, तो इन सभी देशों का, इन सभी भूगोल के अपने क्या है, वातावरण है। तो इन विभिन्न वातावरणों में धर्म को लेकर क्या स्थिति है, ईश्वर मीमांसा को लेकर क्या स्थिति है, और ईश्वर मीमांसा को लेकर कौन कौन सी घटनाएं प्रचलित हैं, इनसे जुड़ा हुआ जब हम अध्ययन करते हैं इन पूरे भूगोल का, तो इसे ईश्वर परक भूगोल के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए कहा गया है कि इमैनुअल कांट वे प्रसिद्ध दार्शनिक हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने पहली बार यह प्रयास किया कि भूगोल को धर्मपरक विश्लेषण से हटाकर, या भूगोल की धर्मपरक जो विधि है उससे हटाकर इसे वैज्ञानिक अध्ययन की तरफ इन्होंने रुख इसका मोड़ा। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध वैज्ञान, इनका जो है ये प्रसिद्ध क्या है, योगदान है भूगोल के क्षेत्र में। तो यह हमने जाना किसी, इमैनुअल कांट को। तो आपने इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर ली, समझ लिया कि क्या है, इन्होंने किन किन क्षेत्रों के बारे में चर्चाएं की हैं, किन किन के बारे में इन्होंने बातें कही हैं, इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो फेमस है। ध्यान रखिएगा, खगोल के क्षेत्र में कौन सी है, भूकंप के क्षेत्र में कौन सी है, इनके कथन कौन से हैं जो प्रमुख हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ जो महत्वपूर्ण हो सकता है आपकी परीक्षा के लिहाज से। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।